नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अडानी समूह पे मानो दुखों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है। 2 दिन शेयर बाजार में थोड़ी सी तेजी रही, लेकिन वो तेजी भी ज्यादा बरकरार नहीं रह पाई। और इसके लिए कई बड़े कारक मित्रों एक साथ जिम्मेवार है। इसमें अगर हम लोग चर्चा करें, नॉर्वे वेल्थ फंड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स में आती है, बड़े से फंड मैनेजर ग्रुप में आप शामिल कर सकते हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप को बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दिया मित्रों। एक तो ये घटनाक्रम रहा, और दूसरा मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल सूचकांक, उस सूचकांक वह सूचकांक भी विचार कर रहा है। ये तो कुछ बड़ी ऐसी घटनाएं आई यहाँ पे जिसने कि फिर से अडानी समूह के ऊपर दबाव की स्थिति बना दी है। अगर हम लोग देखें, क्रेडिट स्विस से जो घटनाएं चली थी, वो MSCI तक वो घटनाएं आ गई हैं। क्रेडिट स्विस ने कहा कि हम कोलेटरल स्वीकार नहीं करते, सिटी बैंक ने कहा। वो घटनाएं चलते हुए फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के तरफ से, फ्रांस के टोटल एनर्जी ने जो है कि वो इनकी बड़ी एक निवेशक थी, लेकिन एक बड़ा और निवेशक $50 अरब का वो करने वाली थी, उससे उन्होंने जो है कि अपनी दूरी बना ली। वो घटनाक्रम हम लोग देख चुके हैं। तो पहले फ्रांस की तरफ से झटका, और अब नॉर्वे की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका मित्रों अडानी समूह को लग चुका है। और इन तमाम चीजों के पीछे जो मुख्य कारण है कि हिंडनबर्ग मामले के को लेके हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए थे, उसका कोई जांच गंभीरता के साथ भारतीय रेगुलेटरी एजेंसीज नहीं कर रही। केंद्र सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं हो रहा है। अगर एक बड़ा सा जांच अगर हो जाता तो ये स्थितियां नहीं आती। थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉर्वे वेल्थ फंड के बारे में मित्रों। एक तरह से मैंने जैसे सबसे पहले कहा कि जो नॉर्वे का वेल्थ फंड है मित्रों, ये दुनिया के सबसे बड़े जो है कि इन्वेस्टर वाले ग्रुप में आप हम लोग कह सकते हैं। और इसको जानते हैं कौन संचालित करता है मित्रों? ये जो नॉर्वे का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का RBI है, वही इस फंड को जो है कि मैनेज करता है। ये सब फंड कुछ इस प्रकार के फंड है कि अगर किसी कंपनी के निवेश में ये शामिल हो जाते हैं तो मित्रों उसके क्रेडिबिलिटी में वृद्धि हो जाती है। और अगर वो आपके निवेश से बाहर चले जाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी घट जाती है। हालांकि कई सारे लोग कहेंगे कि ये तो अपने फंड में अडानी समूह से पहले से ही दूरी बना रहे थे। हाँ मित्रों, बिल्कुल सही है। अडानी समूह के ऊपर आरोप क्या लग रहा है कि 2014 के बाद कहीं कहीं अडानी समूह का रवैया जो है वो मनमाना किस्म का हुआ। तो नॉर्वे वेल्थ फंड ने भी कहा है कि 2014 के बाद हमने इसमें निवेश घटाना शुरू कर दिया था और इसके 5 बड़े कंपनियों से हमने निवेश हटा लिया था। लेकिन अभी भी जो रॉयटर्स समाचार एजेंसी है उसके पास से मैं वहां से जो मैंने आंकड़े जमा किए हैं कि जो पूरे दुनिया में $1.35 ट्रिलियन वाला जो ये नॉर्वे का वेल्थ फंड है, उसने अडानी समूह में कम से कम दिसंबर 2022 तक उसके निवेश थे $200 मिलियन का निवेश था। तो दिसंबर 2022 तक में जो $200 मिलियन का निवेश था, वो 9 फरवरी दिन गुरुवार को इस फंड ने स्पष्टता घोषित कर दिया कि अब उनका कोई निवेश अडानी ग्रुप में नहीं है। और अगर जो अब तक थोड़ा सा हम लोग दिसंबर 2022 में जो इनके कहां पे कितने निवेश थे, थोड़ा उसके आंकड़ों को अगर देखें तो अडानी टोटल गैस, इसमें इनका निवेश था $83.6 मिलियन। अडानी पोर्ट सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन $63.4 मिलियन। और अडानी ग्रीन एनर्जी, इसमें था $52.7 मिलियन। तो इसका प्रभाव कितना ज्यादा रहा कि गुरुवार 9 फरवरी को एक तरह से लाभांश जो है कि घोषित हो रहा था अडानी टोटल गैस के, और अच्छे खासे लाभांश, क्वार्टरली लाभांश अच्छे खासे घोषित हुए थे। लेकिन अडानी टोटल गैस में चूंकि हमने बताया कि $83.6 मिलियन का एक तरह से फंड था, नॉर्वे वेल्थ फंड का उसमें इन्वेस्टमेंट था, वो हट चुका था। इस कारण से NSE पे हम लोगों ने देखा कि वो शेयर जो है कि कम से कम 5% नीचे जाके गया। तो इसका प्रभाव आप देखिए कि किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ये बहुत आवश्यक है कि हमारी दूसरी कंपनियां, ये जो देश के जो दूसरे बड़े घराने, वहां पे भी इस प्रकार के फंड आए। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर देखें कि अगर नॉर्वे वेल्थ फंड के जो अधिकारी हैं उनका कुछ बयान अगर हम लोग देखें, एक तो उनका पहला बयान तो ये रहा कि अब हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है, अडानी के पूरे उपक्रम में कोई एक्सपोजर नहीं है। और दूसरे उनके एक क्रिस्टोफर राइट, वो उनके हेड हैं, ESG रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप के उसके हेड हैं,
उनका बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि हम लोग ईएसजी के मापदंडों को बहुत ही गंभीरता के साथ मॉनिटर कर रहे थे अडानी समूह में। अब आप कहेंगे कि ईएसजी क्या है? देखिए, ईएसजी इन्वेस्टमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ई का मतलब है इन्वायरमेंट, कि जो कंपनी है वो इन्वायरमेंट को लेके कितनी गंभीर है। एस का मतलब है सोशल, कि वो सामाजिक तौर पे अपने दायित्वों का निर्वहन कितना करती है। और जी का मतलब है गवर्नेंस, कि कंपनी ऑडिट किस तरह से कराती है, कंपनी अपनी पारदर्शिता किस तरह से रखती है। ये सब उसके एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के गवर्नेंस का मामला है मित्रों। बहुत खुल के अपने विदाई में, अगर मैं कह दूं कि नॉर्वे वेल्थ फंड ने जो विदाई ली और विदाई के बाद जो टिप्पणियां की उन्होंने, तो क्रिस्टोफर की टिप्पणी है कि ईएसजी के मामले में कम से कम जो इसमें ई है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के मानकों पे अडानी समूह खरा नहीं उतरता है। अब मित्रों देखिए, अगर आप सोच के देखें एक मिनट के लिए, तो हम लोग ये आलोचना कर सकते हैं कि नॉर्वे वेल्थ फंड जो है कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस प्रकार का आरोप लगा रहा होगा। लेकिन आपने ही हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा है कि किस प्रकार से अडानी समूह के ऊपर जो आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा चेन्नई में मित्रों, वहां पे कि इनके तेल टैंक को तोड़ने के, इनके पाइपलाइन को तोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के देने पड़े, क्योंकि ये पर्यावरण नियमों को नहीं मान रहे थे। तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज के प्रति इनका रवैया, पर्यावरण के अन्य मानकों को लेके, इस बात के ऊपर नॉर्वे वेल्थ फंड ने खुल के अपनी शिकायत रखी। तो आप इन आपत्तियों के साथ उन्होंने अपनी दूरी बना ली। अब आप सोच के देखिए कि नॉर्वे वेल्थ फंड, जैसा कि मैंने बताया कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर या फिर 1 पॉइंट कुछ जगहों पे आ रहा है कि 4 ट्रिलियन डॉलर लगभग जो है कि इतना बड़ा से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। दुनिया भर के 9,200 कंपनियों के शेयरों में इनका इन्वेस्टमेंट है मित्रों। और दुनिया के अगर लिस्टेड शेयर के लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो उसमें इनकी हिस्सेदारी बनती है 1.3%। ये समय था भारत के अमृतकाल में ऐसे कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कि यहाँ इस प्रकार के जो फंड थे वो भारतीय कंपनियों में आके निवेश करते। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ऐसी कंपनियां हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब और भी ज्यादा अडानी समूह से दूरी बना रही है। एक तो ये घटनाक्रम हम लोगों ने देखा मित्रों, और दूसरा ये इस घटनाक्रम से तो प्रभावित हो ही रहा था सारा का सारा शेयर बाजार, लेकिन MSCI यानी मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंक का जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स पूरे दुनिया भर में बड़ा मान्यता रखता है मित्रों। विदेशी निवेशक जो कहीं पे स्टॉक मार्केट्स में निवेश करते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि आखिर किस प्रकार का वो निवेश वहां पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आप MSCI के इंडेक्स में हैं, कोई शेयर अगर उसके इंडेक्स में होता है तो ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन अगर कोई शेयर उसके इंडेक्स से बाहर आता है तो फिर वो उसी प्रकार के नीचे पतन के गहराइयों को भी छूता है। आज MSCI की तरफ से जो बयान आया, वो बयान क्या था मित्रों? उन्होंने 2 बयान दिए कि वो सबसे पहला बयान हुआ कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों के फ्री फ्लोट की स्थिति को रिव्यू करेगा। पहला बयान कि जो फ्री फ्लोट है उसको वो रिव्यू करेंगे अडानी शेयर्स में। दूसरा चीज, वो ये गुणवत्ता भी चेक करेंगे कि जो उनके सूचकांक में आने के लिए, उसके इंडेक्स पे आने के लिए जो योग्यता होती है, क्या अडानी शेयरों की वो योग्यता बची है या नहीं बची है अडानी ग्रुप के शेयरों की। और मित्रों, अडानी एंटरप्राइजेज 2 दिनों से, अगर हम लोग कहें मंगलवार को, बुधवार को, लगातार जिस तेजी के साथ अडानी एंटरप्राइजेज आगे बढ़ रहा था, इस घोषणा के बाद वो डुबकी लगाते हुए दिखा, वो काफी नीचे जाते हुए दिखा। शेयर बाजार में देखिए छोटे छोटे कारकों के कारण ऊपर नीचे की स्थिति होते रहती है, लेकिन इसका मतलब समझिए यहाँ पे MSCI इंडेक्स का कितना गंभीर मतलब है मित्रों। देखिए, सबसे पहला तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि फ्री फ्लोटिंग वाले शेयर किसे कहते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग वाले शेयरों का मतलब ये है कि एक तरह से जो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होते हैं सामान्य अर्थों में। लेकिन अगर MSCI फ्री फ्लोटिंग वाले शेयर शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वो मतलब ये है कि उस सूचकांक की दृष्टि से कौन से शेयर विदेशी निवेशक खरीद सकते हैं। हम लोगों ने हमेशा देखा है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट चल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट करते हैं। ये सारे के सारे इस प्रकार के समिट का क्या उद्देश्य होता है मित्रों? उसका उद्देश्य होता है विदेशी पूंजी को आकर्षित करना।
मुख्यमंत्रियों के आमंत्रण से विदेशी पूंजी आना होता तो बहुत ज़्यादा आ चुका होता। मित्रों, आपकी विदेशी पूंजी आएगी अगर आपके शेयर बाजार या आपके जो यहाँ के शेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगी, तो वो जब MSCI टाइप के इंडेक्स में जब वो लिस्टेड होंगे, जब उसके मुहर लगे हुए होंगे, तब उसके मूल्य ऊपर होता है। यहाँ स्थिति यह है कि जो शेयर उसमें लिस्टेड है उनके गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये आज कोई आश्चर्य वाला न्यूज नहीं था। 30 जनवरी से ही इस प्रकार की न्यूज की हलचलें चल रही थी। अगर हम लोग देखें, अडानी समूह के 8 कंपनियां जो हैं इस समय MSCI इंडेक्स में शामिल है, जो बड़ी खुशी की बात है कि एक अच्छे खासे इंडेक्स ने उसको अब तक माना था कि वो गुणवत्तापूर्ण है वो। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फिर संदेह के बादल यहां पे गहरे होते हुए दिखे। जो मैं कह रहा हूं कि सरकार जांच नहीं करा रही है, शक की सुई गहरी होती जा रही है। लोग शक कर रहे हैं कि आखिर ये भारत में क्या चल रहा है। क्या सच में भारतीय जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्तर पे अडानी समूह को सपोर्ट करते हैं? क्या वो न्यूट्रल होकर काम नहीं करते हैं? ये सवाल सबों के मन में है। इसलिए इस समय एक स्वतंत्र और साफ जांच होने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि अडानी समूह के जो 8 जो उसकी कंपनियां हैं वो इसमें लिस्टेड है। 2 लिस्टेड नहीं है इसमें, अडानी विल्मर और एनडीटीवी। चूंकि एनडीटीवी को भी कुछ दिन पहले इन्होंने खरीदा है तो वो भी इसमें लिस्टेड नहीं है। तो जो 8 लिस्टेड थे उन सबों के शेयर आप देख लीजिए, शेयर मूल्य कहां पे जा रहे थे। तो इसका मतलब देखिए, MSCI जो इंडेक्स का सूचकांक का मतलब ही यही होता है कि आप इन सूचकांकों के साथ जब आप विभूषित होते हैं, आपके शेयर जब इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो दुनिया के तमाम लोग उसमें निवेश करने के लिए सोचते हैं। लेकिन उन सूचकांकों से जब आपकी दूरी बनती है तो फिर दुनिया के बड़े बड़े निवेशक आपसे दूरी बना लेते हैं। MSCI इंडेक्स में भारत की हिस्सेदारी जो है, अभी भारतीय शेयर बाजार का अगर टोटल शेयर का एक्सपोजर देखें तो उसमें MSCI इंडेक्स जो है वो 8.3% है मित्रों आज के डेट में। लेकिन अगर इस प्रकार के घटनाक्रम को ना रोका गया, हम लोगों का प्रयास क्या होना चाहिए? भारत सरकार का और यहाँ के उद्यमियों का, इनका प्रयास ये होना चाहिए कि जो यहाँ की कंपनियां हैं उनकी गुडविल, उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हाई हो। तमाम बड़े बड़े इंडेक्स जो है कि उनको उनके ऊपर स्वीकृति के मुहर लगाएं। नॉर्वे वेल्थ फंड जैसे बड़े बड़े फंड मैनेजर आके उसमें निवेश करें। लेकिन ये अब आदर्श की स्थितियां होती जा रही हैं, और जबकि प्रैक्टिकल स्थिति में ये सभी इस प्रकार के लोग अब धीरे धीरे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह से अमेरिका में एक तरह से फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, फेडरल रेट के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम दुनिया भर के पूंजी निवेशक अमेरिका की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वैसे स्थिति में भारत में हिंडनबर्ग का जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता तंत्र की चुप्पी है और तमाम एजेंसियों ने जिस तरह से चुप्पी साध के रखी है, वो एक खतरनाक संकेत के इशारे दे रहा है। क्योंकि अडानी समूह एक तरह से भारत के एक बड़े औद्योगिक घराने में तो है ही। हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक सारी चीजें वो उनके पास हैं। पोर्ट उनके पास, स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनके पास, एयरपोर्ट उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी उनके पास, ट्रेन की संबंधित चीजें और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, डेटा से संबंधित चीजें उनके पास हैं। तो ऐसे स्थिति में कितनी खतरनाक स्थिति होगी कि अगर वहां पे अविश्वास कायम हो रहा है, इन सबों के साथ जब आप युक्त होते हैं तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। वो विश्वसनीयता बढ़ नहीं रही है मित्रों, वो विश्वसनीयता घट रही है। इसलिए अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भले ही जो है कि अगर वो इन्वेस्टर सबमिट करते रहें, वाइब्रेंट सबमिट करते रहें, लेकिन अगर इन मूलभूत तत्वों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर उनके कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। वो बस फोटो खिंचाने के रस्मी चीजें रह जाएंगी। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं भारत में। जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, सामान्य लोग जब विश्लेषण करते हैं तो बस वो देख लेते हैं दिन भर में कि शेयर ऊपर गया नीचे गया। आपको ऐसा लग रहा था जैसे मंगलवार और बुधवार का दिन कि हिंडनबर्ग का सारा मामला समाप्त हो गया। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कि हमने फ्रांस से संबंधित वीडियोस भी बनाए हैं। इसके पहले अगर आप देखें तो हमने सीधे सीधे बनाया कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को इनके पर्यावरणीय नियमों को उल्लंघन के कारण बुलडोजर चलाने के आदेश देने पड़े। स्थितियां सही नहीं है। इनको रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के लिए बिल्कुल अलर्ट के सायरन बज रहे हैं इस समय कि सेबी आए और सामने में बिल्कुल प्रमुखता के साथ जांच कराए इस पूरे घटनाक्रम का। ईडी जांच करे कि कहीं यहाँ पे एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने जैसा, धन शोधन जैसी कोई स्थिति तो नहीं बन रही। ये स्थितियां किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
अगर हम लोग इसे स्वीकार्य स्थिति में लाएंगे तो फिर ये देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था हमारे मैन्युफैक्चरिंग, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करती है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर निर्भर करता है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो फिर भविष्य में और भी कंपनियां निवेश करने के लिए आएंगी। और इस समय कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ा बागडोर अगर देश में हम लोग देखें तो वो अडानी ग्रुप संभाल रहा है। ऐसे स्थिति में अडानी ग्रुप के ऊपर लगे तमाम आरोपों का जवाब केवल अडानी ग्रुप दे वो पर्याप्त नहीं है। अडानी ग्रुप ने अपना पूरा विस्तार से 400, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितने पेज के थे? 136 पेज के। अडानी ग्रुप ने अपना उत्तर 400 पेज से ज्यादा जवाब में दिया। जो आरोपी होता है वो 1 लाख पेज में उत्तर दे दे, वो उत्तर मान्य नहीं होता है मित्रों। कोई निष्पक्ष दूसरी संस्था जब उसके बारे में वहां पे कुछ चीजें कहेंगी वही स्वीकार्य होगा। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि अगर सदन के भीतर जो विपक्ष मांग कर रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या तो सरकार उसे मान ले या तो फिर एक तरह से किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच करा दे, और ना तो कम से कम रेगुलेटरी बॉडी खुद ही जो है कि गंभीरता से अथॉरिटीज जांच करे। ये तो बिल्कुल आवश्यक चीज है ये। धन्यवाद मित्रों, और इससे संबंधित तमाम डेवलपमेंट में लगातार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को देता रहूंगा। विश्लेषण के लिए जरूर देखें और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।